नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आधुनिक काल का कवर करेंगे और आधुनिक काल के अंतर्गत भारत तेंदु युग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और मैं भी बहुत ही मेहनत के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और जी जान से, ताकि आपकी जो है सफलता में चार चांद लग जाए। यदि आपके अंदर में यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया हूँ, सूचना दिया हूँ कि आपके अंदर में जलन की भावना से यदि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं तो आप जीवन में सफलता नहीं पा सकते। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी होने के लिए बहुत सारे कर्तव्य और निष्ठा को पालन करना पड़ता है। जैसे भारत तेंदु युग को पुनः जागरण काल भी बोला जाता है। बात करते हैं आधुनिक काल ही क्यों नाम रखा गया, इस पॉइंट पर अधिक हम बल देते हैं। सबसे पहले चित्र के माध्यम से आप समझ लें, ये क्या है, अहमद की गाड़ी है। यह अहमद की गाड़ी, दूसरी तरफ हमने रखा हूँ आधुनिक युग की गाड़ी जो 23-24 में यह चल रही है। कब? 2024 में भी आपको यह गाड़ी कहीं कहीं दिखाई देता होगा, यह 23 में है। ठीक है, तो दोनों में अंतर को समझेंगे। आखिर ये भी तो अपने जमाने में क्या होगा, आधुनिकता की ओर था, आधुनिक होगा। इसको वैज्ञानिक बहुत ही सोच समझ करके बनाया होगा कि ऐसा नहीं कि वैध बना दिया। और जब यह गाड़ी आती थी गांव में, कोई लेते थे तो लगभग 100-200 हज़ार लोग आते थे। कितना आते थे? 1000, 200, 500 लोग आते थे देखने के लिए। ठीक है, लेकिन कोई भी कालखंड अपने ही समय में वह क्या रहता है, आधुनिकता ही रहता है, आधुनिक ही रहता है। ठीक है, लेकिन जब ये सब गाड़ी आ गया तो क्या हो गया, इसे पुनः जागरण, इसे देख करके, ठीक है, क्या बनाया गया, एक नई बाइक का निर्माण किया गया। ठीक है, इसमें अंतर क्या हुआ कि इसकी स्पीड ज़्यादा दिया गया। ठीक है, एयर कंडीशन दिया गया और बहुत सारे चीज़ों का इसमें कवर किया गया है, समावेश किया गया है। तब कहीं जा कर के हो सकता है कि ये 24 में निकला, 2030 जाते जाते ये भी ओल्ड मॉडल के अंतर्गत आने लग जाएगा ये गाड़ी। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं, लेकिन ये तो अभी आधुनिकता की ओर है। ये तो हम कह सकते हैं पूरा वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया, पूरा आधुनिक है। लेकिन 2030 तक ये क्या हो जाएगा, ओल्ड मॉडल के अंतर्गत गिना जाएगा। उसी प्रकार ये भी था अपने ज़माने में, जैसे 2050 का गाड़ी है, ठीक है, या 1947 की गाड़ी है, या कुछ मान लें जो भी समय निर्धारित करना। लेकिन ये भी तो अपने समय में क्या होगा, आधुनिक होगा और नया होगा और हर दृष्टि से बहुत ही बेस्ट बनाया गया होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। यही बात मैं आपसे समझाना चाहता हूँ। अब बात करते हैं जो साहित्य की भाषा होती है आधुनिकतावाद, उस पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में कहा गया है कि सामान्य प्रयोग में आधुनिकता शब्द को बहुत दूर तक सापेक्ष मान लिया जाता है। जैसे इतिहास का विभाजन प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिकता काल करते समय हम आधुनिक शब्द का सुविधा निष्पन्न लचीला अर्थ में इसे प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अभी इलेक्शन के समय है। इलेक्शन के समय में क्या करते हैं, लोगों ने जाति वर्ग में बांट दिया गया भारत को। तो क्या होता है, कभी इस जाति को जा करके बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तो जिधर ज़्यादा वोट रहता है जिसको, वहाँ पे अपनी बात को रखते हैं। ऐसा रखते हैं, लगता है कि यह मतलब पूरा बात को जितना बोला है वह सब कंप्लीट कर देगा, पूरा करेगा, ठीक है, मांग को। लेकिन वैसा नहीं है। उसी प्रकार आधुनिक, प्राचीन, मध्य, आधुनिकता के लिए करते समय आधुनिक शब्द का तो प्रयोग होता है। ठीक है, तो वर्ग में बांटने का मुख्य उद्देश्य यही होता है। जैसे यहाँ पे बांटा गया है मध्यकालीन, आधुनिकता काल और प्राचीन। तो साहित्य की शब्द में साहित्यकार जो होते हैं इसे अध्ययन करने की दृष्टि से इसे इस तराजू पर अलग करते हैं, मापदंड पर खरा उतरते हैं। इसके अनुसार हर अगला काल अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा आधुनिक या अति आधुनिकता हो जाता है। जैसे हमने तो गाड़ी के माध्यम से बताया था कि 1950 में यह गाड़ी निकली या 1960 ईस्वी में, ठीक है, और जो निकला 2024 में, तो ये क्या था, ये भी तो अपनी आधुनिकता की ओर दिखाई देता होगा। ये भी तो नया होगा, हर चीज़ इसमें अच्छा से वैज्ञानिक लोग सोच समझ के बनाए होंगे। और कल जाकर के 2024 का गाड़ी है, एक काल 2030 में जाते जाते क्या हो जाएगा, ये भी ओल्ड मॉडल के अंतर्गत आने लग जाएगा। तो यही बात यहाँ पे आपसे बोल रहा है क्या, कि जिसके अनुसार अगला काल अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा, ठीक है, आधुनिकता, अति आधुनिकता हो जाता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले के समय की अपेक्षा, ठीक है,
बाद का समय क्या हो जाता है, आधुनिकता या आधुनिक हो जाता है। बचन सिंह आलोचना के बीच शब्द में कहते हैं कि आधुनिकतावाद के मुख्य 3 विशेषता होते हैं। कौन? स्वात्म चेतना, आंदोलन और प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट है। किनके अनुसार? तो बचन सिंह के अनुसार। ठीक है। 1960 ईस्वी के बाद आंदोलन के रूप लेता गया और कल्पना, ज्ञानोदय, नई कविताओं में ढेर लेख छपने लगे 1960 के बाद। ठीक है। इसीलिए सठोत्री कविता का भी जिक्र किया जाता है साहित्य में। हिंदी में भी आधुनिकता बोध का प्रतिफलन कई रूपों में हुआ है। कविताओं में, कहानियों ने, उपन्यास, नाटक इत्यादि में खंडित व्यक्तित्व, अजनबियत, आउटसाइडर व्यक्ति, स्वतंत्रता, उन्मुक्त, सेक्स में आदि में इन सभी विधाओं को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के प्रतिफलन किया गया, आधुनिकता बोध को लिखा गया है। उत्तर आधुनिकता क्या होता है? उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का प्रचलन 20वीं शताब्दी के 7वें और 8वें दशक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 8वें दशक में कौन थे? जॉन बार्थ ने सर्वप्रथम 1967 में कला के संदर्भ में प्रयोग किया था। और लियोतार तथा फ्रेडरिक जेम्सन उत्तर आधुनिकता को विकसित किया। कभी भी आपसे पूछेगा कि सबसे पहले आधुनिकतावाद का प्रचलन कहाँ हुआ, कब हुआ, तो आप ये सब जितने भी अंडरलाइन कर दिया हूँ इसे आप रट लेंगे। पूर्व पाठिका को थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। साहित्यिक इतिहास में काल का सीमांकन सबसे अधिक जटिल समस्या है किसी भी साहित्य के लिए, क्योंकि इतिहास को अलग करना, कोई भी सीमांकन को, कालखंड को अलग करना साहित्य में कहीं लिखी भी नहीं रहती है। जैसे जमीन पर हम तो यह टुकड़ा है, इस टुकड़े का यदि हमको अलग करना रहेगा, ठीक है, तो हम बीच में लाइन दे देंगे तो 2 भाग में हम बांट सकते हैं, एक को पूर्व एक को पश्चिम बोल सकते हैं या उत्तर दक्षिण। लेकिन साहित्य में ऐसा बात नहीं होता है। कोई भी समय कालखंड, ठीक है, बल्ब की तरह स्विच देते ही, ऑन करते ही बल्ब जल नहीं जाती है और ऑफ करते ही बंद नहीं होती है। समय जो होता है, कोई भी समय का प्रारंभ और अंत लगभग 4-5 साल का ही समय ले लेती है। वैज्ञानिक सत्य के रूप में नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पे आपसे बता रहा है किसी भी काम को प्रारंभ भी किसी समय से होता है। इससे वैज्ञानिक क्या है, 100% नहीं बोल सकते हैं कि इसी समय 1947 या 1850 से ही यह शुरुआत होगी आधुनिक काल का। इसे बहुत सारे साहित्य को पढ़ करके, निरीक्षण करके साहित्यकार एक समय सीमा तय करते हैं। बदलाव की प्रक्रिया तो अरसे से चली आ रही है, पर नए कालखंड का निर्धारण तब होता है जब बदलाव का चित्र हमारे आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियों, काल रूपों तथा भाषाओं पर दिखाई देने लग जाती है। ठीक है। आधुनिक काल बदलाव चिन्ह 19वीं शताब्दी में दिखाई देने लगा था। 19वीं शताब्दी अर्थात 1950 ईस्वी या 1857 का क्रांति हुआ, 1764 का बक्सर युद्ध, इन सभी चीज़ों के बाद, इन सभी क्रांतियों के बाद क्या हुआ, भारत में आधुनिकता की ओर ध्यान देने लगी है। सभी ने एक नई चेतना का विकास हुआ लोगों में, और सोचने समझने का भी शक्ति प्रबल हो गई। इसीलिए कहा गया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह काल क्या हो गया, दिखाई देने लग गया। हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 19वीं सदी के ठीक 1850 ईस्वी में हो जाता है, और हिंदी लेखकों ने इस वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। कौन? हिंदी के लेखकों ने। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को जो फेमस व्यक्ति रहते हैं उनके नाम से कोई भी साहित्य को आगे और देखते हुए लिखा जाता है। ऐसे नहीं है कहीं भी कोई भी चीज़ को देखते भौगोलिक स्तर पर उसकी नाम रखी जाती है, या कोई व्यक्ति फेमस होता है उनके जगह पर ही उसकी नाम रखी जाती है। ये हमेशा परंपरा चली आ रही है। आधुनिक काल का नामकरण आधुनिक शब्द में 2 अर्थों में भिन्नता है, नवीन और इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देता है। रीति काल में कला साहित्य अपने अपने कथ्य, अलंकृत और शैली में एक रूपता हो गए थे। वे घोर श्रृंगारिता में बंधे हुए थे। न छंदों में वैविध्य था और न विन्यास को डिक्शन बोला जाता है इंग्लिश में एक हो प्रकार के छंद ही प्रकार पाई जाती थी। रीति काल में क्या था, श्रृंगारिता पर विशेष ध्यान दिया गया।
न तो वहाँ देशभक्ति के गीत कविताएं लिखी गई, ठीक है, न ओत प्रोत क्या था, छंद इत्यादि का विशेष प्रयोग किया गया, श्रृंगार छंद का ज़्यादा प्रयोग किया गया इन चीज़ों, क्यों, राजाओं को खुश करने के लिए। और उनसे क्या होता था, जितने भी कवि लोग थे अपनी मुद्रा प्राप्त करते थे, अपनी आवश्यकता की चीज़ें पूर्ति करते थे। उसी तरह हुआ का कि रीति काल में अधिकतर कवि भी थे भोग विलास की जिंदगी में व्यतीत करने लगे। यदि शायद राजाओं को सही मार्गदर्शन कविता के ही माध्यम से बताई जाती, सत्य हर किसी को कड़वा लगती है, लेकिन इन लोगों ने अपने देश के बारे में नहीं सोचा, केवल अपने भलाई अपनी ही सुख सुविधाओं में डूबे रहे। आधुनिक काल में बंधे हुए घाट टूट गए, लेकिन क्या हो गया, रीति काल का समय समाप्त हो गया और आधुनिक काल आते आते इसकी जो है इन चीज़ों से लोग ऊपर उठ करके एक नई धारा का वित्त स्रोत फूट निकली। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख में पहली बार जुड़ा। आधुनिक शब्द में जो दूसरा ध्वनित होता है वह लौकिक दृष्टिकोण, धर्म दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया ही परिणाम है कि साहित्य की भाषा बदल गई और वज्र की जगह खड़ी बोली जगह ले ली है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट खड़ी बोली यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिल रही, इसके लिए बहुत ईगो तक लोगों ने प्रयास किया, मेहनत किया, रात दिन तक कहीं जा कर के आज हम सबको खड़ी बोली मिल रही है पढ़ने को। ऐसे देखा जा तो लक्ष्य चार्ल्स एक होते हैं, ठीक है, लक्ष्य करते हुए सर चार्ल्स मेटाफ ने लिखा कि गांव के छोटे छोटे गणतंत्र थे। ये अभी आपको हम आगे भी बताएंगे। काल विभाजन की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय सीमा 1843 से 1923 ईस्वी माने। किनके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यदि इसमें विक्रम संवत ने पूछेगा तो आपको 1843 ने 57 को क्या करना, ऐड कर देना है, तो विक्रम संवत में आ जाएगा। नामांकन की बात करें तो आधुनिक काल का नामांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गदकाल कहा और मिश्र कुमार, ठीक है, मिश्र बंधु ने वर्तमान काल कहा, ध्यान रखेंगे, और राम कुमार वर्मा आधुनिक काल को ही आधुनिक काल नाम देते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल कह करके संबोधित करते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको किसी भी सूरत में रट लेनी। आप भूखे हैं, प्यासे हैं, सांस चले या न चले, लेकिन रट जरूर लेंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कभी भी पूछ देगा मिश्र बंधु ने क्या कहा था, तो वर्तमान काल कहा था, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने से गदकाल। गदकाल इसलिए नाम रखा गया, इस पे भी मैं विस्तार से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की गद विधाओं की प्रारंभ हो गई। कहाँ पे? आधुनिक युग में। जैसे पहले क्या होता था कि नाटक वगैरह नहीं लिखी जाती थी, नाटक हो, उपन्यास, ठीक है, आलोचना, सभी का विकास इसी युग में हुआ। ऐसे देखा जाए नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध इत्यादि चीज़ों का क्या हुआ, यहाँ पे विस्तार हुआ, प्रारंभ हुई। इसीलिए इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गदकाल को माने। इन्होंने गदकाल को भी दो भागों में बांटे हैं, दोनों चीज़ों को अभी हम बताएंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारत तेंदु 1857 से 1900 ईस्वी मानते हैं, किसको? भारत तेंदु युग को, ठीक है, ये ईस्वी सन में है। और द्विवेदी युग जिसको सुधार जागरण काल कहा जाता है, वह 1900 से 1918 ईस्वी मानते हैं। इसे भारत तेंदु को पुनः जागरण काल भी बोला गया है। ध्यान रखेंगे, बार बार लिखना ताकि आप भूलेंगे कभी नहीं। बार बार कोई भी चीज़ को जब पढ़ता है आदमी तो उसे भूलता नहीं। जैसे आपके गांव में कोई भी लड़का को एक बार देखेंगे तब भूल जाएंगे, इसी हो जाती है। तो बार बार न देखने के कारण हम उनकी तस्वीर को भी भूल जाते हैं, उनकी यादें भी हम सब लोग भुला देते हैं। छायावाद युग क्या है? 1918 से 1938 के बीच को छायावाद कहा गया है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छाया उत्तरोत्तर काल, ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। ये जो काल विभाजन बांटा गया है, कभी भी ध्यान रखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस चीज़ को हम बता रहे हैं ताकि आपको निगाह जो है से जमा रहे। इसे दो भागों में कहा, प्रगति प्रयोग काल कहा 1938 से 1953, और नवलेखन काल 1953 से अब तक माना गया है। ठीक है, किनके अनुसार? तो डॉक्टर
नगेंद्र के अनुसार। एक बार और देख लें, भारत तेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद 1918 से 1938। और छायावाद का दो भाई हो गए, कौन कौन? प्रगति और नवलेखन। दोनों का नाम अलग अलग है। प्रगति एक का नाम रखा गया और एक का नवलेखन। प्रगति ने कहा 1938 से 1953 तक हम राज करेंगे, और नवलेखन ने कहा 1953 के बाद तुमको राज करना है भारत में। ये डॉक्टर नगेंद्र का था। आधुनिक काल का सर्वमान्य समय, ये सभी विद्वानों के, सभी साहित्यकारों के अनुसार यह मान रखा गया है। कौन कौन? भारत तेंदु युग को पुनः जागरण काल 1957 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग जिसको युग जागरण काल या सुधार काल कहा जाता है 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी, प्रगति काल 1936 से 1938। और प्रगति के बाद क्या होता है? प्रयोगवाद का शुरुआत होती है। प्रयोगवाद 1943 से 1953, और नई कविता 1953 से 1960, और सठोत्तरी कविता 1960 के बाद। इसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक 1857 की क्रांति से लेकर के चलेंगे, सो 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी, यहाँ पे खड़ी बोली क्या हो गया? बहुत ही विस्तार रूप ले लिया था, पूरा अपना क्या हुआ था? जगह बना लिया था साहित्य में। छायावाद 1918 से 1938, यहाँ 8, यहाँ 8। अब छाया के बाद क्या आता है? प्रगति होता है। जैसे आप टेंट लगा लेते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं? प्रगति करते हैं, सोना स्टार्ट कर देते हैं, पैर पसारना स्टार्ट करें, तो प्रगति काल हुआ 1936 से 1943। अब जब पैर पसार लेते फिर प्रयोग करते हैं, इधर उधर उठ बैठ करते, तो फिर प्रयोगवाद हो गया। इस तरह से आपको जोड़ करके रटना है, क्योंकि ये सब काल विभाजन जो है बहुत बार बहुत जगह पे आपको पूछ देगा हर एग्जाम में। उप विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को उप विभाजन किया। वह एक सूत्रता के अभाव में विसंगति पूर्ण हो गया। जैसे गद्य काल और काव्य खंड दो भागों में बांट देते हैं। किसी ने तो कहा आधुनिक काल कहा, लेकिन इन्होंने तो गद्य काल कहा, लेकिन गद्य काल को भी दो नाम देते हैं, गद्य काल और काव्य खंड। काव्य खंड इसलिए कि दोनों की रचना इसी युग में हो चुकी थी। आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद युग सर्वमान्य हो गया, जिसको केंद्र में रहकर इस युग का काल विभाजन करना अधिक सुविधाजनक माना गया है। ठीक है। पुनः जागरण काल इसलिए आया क्योंकि राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि के कारण। आपने देखा होगा कि हमारे देश में रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही थी। ठीक है। होता क्या था कि बाल विवाह यहाँ पे जोरों से चल रहा था, विधवा विवाह था। ठीक है। और लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने की सहमति नहीं दी जाती थी, उनका अधिकार नहीं दिया जाता था, इन सभी चीज़ों से वंचित रखी जाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पुनः जागरण लोगों ने 1857 के बाद जब अनेक प्रकार की इंजन को देखा, गोला बारूद देखा, बंदूकें देखना स्टार्ट किया, रेलगाड़ियाँ स्टार्ट हो गई। रेलगाड़ी का जो निर्माण थी वह पटरियाँ वो 1953 के बाद 1853 में डलहौजी ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बिछाना। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने चेतना हो गया, पुनः लोग जागना स्टार्ट कर दिए। जैसे पानी में क्या होता है, मछलियाँ को जा करके, जैसे अधिक मछलियाँ हैं और आप वहाँ पे एक ढेला मार दें या किसी तरह, तो वहाँ की मछलियाँ खलबलाना स्टार्ट कर देती है, इधर उधर भागने की चेष्टा करती है। उसी प्रकार पुनः जागरण काल आए तो लोगों की चेतना इतना विकसित हो गया कि अपने देश की नई दिशा देने के लिए कोशिश करती है। और उनमें से अहम भूमिका राजा राम मोहन राय की बहुत अहम रहती है, बहुत योगदान निभाते हैं। केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे महान हस्तियों ने अपनी एक नई संस्था बना करके, कहीं कहीं मॉडल बना करके या बहुत सारे समितियां बना करके लोगों को प्रेरित करने लगे और आकर्षित करने लगे इनसे ऊपर उठाने के लिए। ठीक है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह 1918-1938 छायावाद के प्रति बोला गया है। इसके अंतर साहित्य में प्रगति धर्मी और प्रयोग धर्मी आंदोलन का शुरुआत हो जाती है। परिस्थितियां की बात करें तो परिस्थितियां बहुत सारे चीज़ों पर आई थी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आधुनिक काल आ गया। आधुनिक काल आने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अपनी बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, माता पिता का दुलारे थे वो भी चल बसे, क्योंकि हम जो भी आज़ादी मिली वो डायरेक्ट हमें नहीं मिली है। ठीक है। 1857 की क्रांति और 1757 की क्रांति है, इसमें बहुत सारे चीज़ों को हमें खोना पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी जागरूकता के कारण, जिसका फायदा अंग्रेज उठाए, पुर्तगाली उठाए, डच उठाए, सभी ने उठाए हैं। ठीक है।
नए संबंध की बात करें, आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 से मानी जाती है। ये भारतवर्ष की आधुनिकता बनाने की प्रक्रिया के एक शताब्दी पूर्व 1757 में ही शुरुआत हो गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया गया था। उसी समय तो बंदूक वगैरह हथियार का प्रयोग होने लगा, तोपों का प्रयोग होने लगा। सिराजुद्दौला की हार के बाद संपूर्ण बंगाल अंग्रेजों का अधिकार हो गया और अंग्रेजों ने ही शिक्षा का प्रसार किया और बहुत चीज़ों का बनाना स्टार्ट किया। स्कूल कॉलेज सारे कुछ अंग्रेजों ने खोल दिया। और बक्सर के युद्ध 1764 में जब बक्सर की युद्ध होता है, मुगल सम्राट शाह आलम को पराजित हुआ और 1765 में कड़ा के युद्ध में उसे हरा दिया गया। इस तरह से क्या हुआ, बंगाल बिहार उड़ीसा पर उनका आधिपत्य जम गया। नए संबंध की बात करें तो आधुनिक काल के पहले अधिक ढांचा प्राय अपरिवर्तनशील था भारत में स्थिति। ठीक है, यहाँ पे कोई परिवर्तन वैसा दिखाई नहीं दे रहा था। होता क्या था कि जितने भी कुछ होता था, घटना घटती थी, वो केवल शहर के लोग अधिक जानकारी रखते थे। गांव के लोग वैसे के वैसे थे। जैसे आज तो बहुत चीज़ परिवर्तन हो गया, आज गांव भी शहर के रूप ले लिया है, लेकिन उस समय 1857 की क्रांति हो या 1764 की, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे, दूरसंचार के साधन नहीं थे, बहुत सारे चीज़ों की कमी होती थी। वहाँ पे लुहार है तो उसके हाथ में जो रोजगार था उसी से वो सब जीवन अर्पण कर रहे थे। अभी भी कोरोना काल में देखे होंगे कि कोई असर नहीं किया गांव के लोगों को। ठीक है, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, लेकिन भूखे कोई नहीं मरा है। वह चाहे जब भी सूखाग्रस्त हुआ हो, ठीक है, सूखा पड़ा हो, ये कोई भी चीज़ें का शहर में या कहीं भी प्रभाव पड़ा हो, गांव के लिए हमेशा सुरक्षित रखा गया। इसलिए गांव को क्या माना गया, एक स्वर्ग का रूप दिया गया है। वहाँ पे ऑक्सीजन, हवा, पानी सब कुछ क्या है, बहुत ही शुद्ध रूप से मिलेगी। लेकिन शहर में ऐसा बात नहीं है। शहर में 50-40 के उम्र में ही लोगों की बीमारी हो जाती है और 60 जेते जेते उनकी देहांत हो जाती है। पर गांव के लोग 100-110 के एवरेज में जीते हैं। ठीक है, ये होती है। इसीलिए हमें अपनी गाँव को बचा करके पेड़ पौधों को रखनी चाहिए। अब इसमें परिस्थितियों के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखा गया। जैसे सिख में पंजाब सीमा, परंतु मराठों के प्रभाव से यह क्या हुआ, व्यापक था। वहाँ पे अंग्रेज ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और 1803 में लसवारी 1803 ईदों में मराठी विजय हो गए थे और 1849 ईस्वी में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश में अंग्रेजों का शासन हो गया था। कब, 1849 में। और 1856 में अवध भी अंग्रेजों के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था। विजय के कारण अंग्रेजों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी नीतियां असंतुष्ट थे, देश के हितों के लिए नहीं थे। राजाओं में एकजुटता के कारण 1857 में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया और फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई। समझ गए, 1857 के। यह 1757 में ही आज़ाद हो जाती तो 100 वर्ष तक भारत में अंग्रेज कभी नहीं राज कर पाते। लेकिन यहाँ के लोगों के संकीर्ण विचारों के कारण क्या हुआ, ऐसी परिस्थितियाँ झेलनी पड़ी। भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया और अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक नीतियों को परिवर्तन किया। जेल बनवाया, सिपाही की भर्ती करवाई, सैनिकों की भर्ती करवाई, दरोगा बनवाया और उससे क्या करते थे, वसूली लेते थे। छोटे छोटे दरोगा हर जगह बना दिया, थाना बना दिया। ये सब क्या था, ये सब अंग्रेजों का ही दिया हुआ है, जो आज तक भारत में चली आ रही है। ये सब नीति अंग्रेजों की बनाई हुई है। सर चार्ल्स मेटाफ ने लिखा कि गांव छोटे छोटे गणतंत्र थे, मतलब छोटे छोटे राज्य लेकर के ही राजा वहां पे संचालन करते थे। इसीलिए तो सबको जगह मिल गया भारत में शासन करने के लिए। यदि एकजुटता रहती, जैसे इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में 4 राजा यहाँ पे शासन कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र को एक राज्य के रूप दिया जाता और एक राजा के हाथ में बागडोर होती, तो बाहरी आक्रमण से ये सब लड़ सकते थे। लेकिन अपने स्वार्थ भावना के चलते क्या थे, ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। वही बात यहाँ पे सर चार्ल्स मेटाफ ने लिखा है। शिक्षा का पश्चिमीकरण तो हो गया। पश्चिमीकरण कहने का अर्थ है बहुत सारे चीज़ों का बदलाव हुआ। जैसे हमारे देश में रूढ़िवादी शिक्षा चली आ रही थी और केवल यहाँ पे शिक्षा जो भी दी जाती थी वह साहित्य की नहीं, बल्कि मंत्र वगैरह और वेद वेदांत इत्यादि चीज़ों के दी जाती, पुराणों की। इससे ऊपर उठ करके आधुनिक युग में लोग शिक्षा प्राप्त करने लगे। शिक्षा का पश्चिमीकरण कहने का अर्थ है कि जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रही है,
ठीक है। लेकिन देख रहे हैं कि पश्चिम देश वाले हमेशा क्या होते हैं, पूरे विश्व पर सोचते हैं कि मेरा ही कायम हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब आ गया आधुनिक युग, आ गया, हर आदमी के पास क्या परमाणु बम है, ठीक है। और ये अमेरिका की चाल है। और नाटो देश लोग क्या करते हैं कि हर किसी को लड़ाते हैं। इन्होंने जो यह संस्था बनाई है नाटो के, इसकी मेन मकसद है कि हमारे देशों पर जितने भी नाटो देश इस पर कोई यदि चढ़ाई करता है, लड़ाई करता है, तो हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे। और इस तरह से ये सब क्या है, गोल गोल घूमते रहते हैं जीवन भर, पूरे सालों भर। और जो भी गरीब देश है उनको हथियार देते हैं पैसे के बल में, और उनको गरीब बनाते हैं। युद्ध से कभी भी किसी की भला न हुआ है न होगा, ठीक है। लेकिन पश्चिमी देश जितने भी हैं अपने स्वार्थ के चलते लोगों को लड़ाते हैं, कभी इधर ढुल जाता है तो कभी उधर। लेकिन शायद भूल गया है कि एशिया महादेश में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। शिक्षा का पश्चिमीकरण का मुख्य बिंदु है। साहित्य में बहुत बड़ा इसका योगदान रहती है। अंग्रेजों के पूर्व भारतीय शिक्षा का लक्ष्य पारलौकिक था। भारत में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, पुराणों की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, ठीक है। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये रास्ता अवरुद्ध हो गया। बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो, बदलाव हो गया। समय के अनुसार और हवा की दिशा में जो भी व्यक्ति नहीं चलेगा उसका सत्यानाश निश्चित है, ठीक है। भौतिक और अलौकिक इस देश का विद्या वर्ग जाति विशेष तक सीमित था। देखिए कहने का अर्थ भौतिक और अलौकिक, देखिए भौतिक और अलौकिक इस देश का विधा वर्ग जाति तक ही सीमित था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनेक जातियों का नहीं था, ठीक है। शूद्र को अलग भावना से देखा जाता था। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि भारत सशक्त देश बनेगा, सशक्त राज्य बनेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबको एक मापदंड पर लाना होगा, चाहे एसटी हो, एससी हो या ओबीसी, सबको शिक्षा सामान्य मिलनी चाहिए, सबका अधिकार समान होना चाहिए। तभी देश की पहिया जो है से बहुत ही निरंतर तेजी से बढ़ सकती है, अन्यथा कभी नहीं बढ़ सकती है। भारतीय ज्ञान विज्ञान से पारलौकिक था, ठीक है। इसे हम मानता हूं कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, बहुत सारे गणितज्ञ भारत में पैदा हुए, लेकिन उसका जो अध्ययन करने का तरीका था भारतीय ऋषि मुनियों के पास था। उसके बाद आधुनिक युग 1857 1757 के बाद ये सब क्या हुआ, घटते चले गए, क्योंकि भारत एक समय था शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका था। नालंदा, तक्षशिला, अनेक विद्यालय भारत में खुली हुई थी जो विश्व को अपने ओर बुलाती थी। पश्चात ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में इस देश के भूतपूर्व प्रगति हुई थी। बात सही है, क्योंकि भूतपूर्व मतलब बहुत पहले दर्शन शास्त्र, ज्योतिषी, गणित, औषधि विज्ञान, धर्मशास्त्र, काव्य शास्त्र, व्याकरण आदि चीजों में यहाँ के लोग क्या थे, बहुत ही फेमस थे, ठीक है। अन्य देश इसकी तुलना कर ही नहीं सकते थे। जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला ऐसे महान विश्वविद्यालय की नींव रखी हो, जहाँ पे पूरे विश्व के विद्यार्थी आते हैं, ठीक है। और एक एक विश्वविद्यालय में 10-10 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, तो फिर इसकी तुलना दूसरे देशों में कैसे की जा सकती थी? बीच में क्या हुआ कि इसकी रास्ता बंद कर दी गई विदेशियों के आक्रमणकारियों के द्वारा, पर इनकी दोहराना जा सकता था। नई भावों का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध मतलब बंद हो जाना, ठीक है। हिंदुओं और मुसलमानों पर टिप्पणी करते हुए शिक्षा पद्धतियों पर लिखते वो मेले एक नाम करके वैज्ञानिक थे, ठीक है, ऑफिसर थे, ने लिखा इनमें से बहुत कुछ समानता थी। वे उस भाषा में शिक्षा देते थे जो जनता की भाषा नहीं थी। जरा सोचिए इनकी मूर्खता कितनी बड़ी है, ठीक है। यदि आज चीन अपनी भाषा के ही माध्यम से इतना आगे निकल गया है, तो क्या संस्कृत रहता, यह यहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज होती, तो क्या भारत विकसित नहीं होता। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ के लोगों की विचार जो थी वो परिवर्तनशील नहीं हो पाया, जिस कारण से अंग्रेजों को भी यहाँ पे जगह मिल गई। उनकी अपनी शिक्षा का मूल स्रोत धर्म और उसकी अपरिवर्तन के विरुद्ध थे। बात सही, धर्म से ही लोग अधिक दे। आज जिस क्षेत्र में जिस भाग के लोग, ठीक है, ईरान हो, इराक हो, देखिए वहाँ के लोग धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिस कारण से, जिसके चलते वहाँ पे शिक्षा क्या है, कमी है। आज भी वहाँ पे वैज्ञानिकों की कमी है, इंजीनियरों की कमी है। भारत से, विदेशों से लोग जाते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रचार प्रसार भारत में 3 शक्तियाँ का योगदान अहम रहता है। कैसे, वो भी ध्यान रखें। पहला मिशनरी मिशन,
दूसरा सरकार के सहयोग से, तीसरा व्यक्तिगत प्रयत्न से क्या हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। कि कहाँ पे, तो भारत में। व्यक्तिगत प्रयत्न कैसे हुआ, इस पर निर्णय करते हैं। ये बंगाल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल गद्य की नींव डालने वाले केरे, कौन थे, केरे भी था, जो सन 1813 ईस्वी में कंपनी ने एक नए चार्टर की स्वीकृति दे दी। आप जैसे यहाँ पे अभी आधुनिक युग में हम लोग के अभी लोकतंत्र आज़ादी के, ठीक है, तो क्या चीज बिल पास होता है, बजट। बजट में देखते होंगे कि हर क्षेत्र के लिए क्या होता है, खर्च, रुपया का निर्णय किया जाता है कि इस क्षेत्र में इतना निर्णय, मतलब इतना करोड़ रुपया खर्च की जाएगी। तो वहाँ पे चार्टर, जो नए चार्टर एक्ट स्वीकृति दी जाती थी, उसमें सेम प्रावधान किया गया था। इस चार्टर एक्ट के बाद आने वाले मिशनरों को अलेक्जेंडर डर्फ का एक कार्य सर्वाधिक उल्लेखनीय है। वह धर्म प्रचार को अंग्रेजी में माध्यम करना चाहता था, लेकिन वह सफलता नहीं पाया, क्योंकि यहाँ देखिए, कोई भी चीज़ को यदि आपको तेजी से फैलाना है, वहाँ के रंग रूप में आपको ढलना होगा। लेकिन अलेक्जेंडर जो था, इतना मूर्ख था कि यहाँ की शिक्षा को, यहाँ की भाषा को कुचलना चाहता था, ठीक है, संस्कृति और सभ्यता को, और अंग्रेजी थोप करके अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहता था। लेकिन उसे सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इसी बहाने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा देने का स्कूल कॉलेज खुल गए। ठीक है, ये थी इनकी मूर्खता। आधुनिक शिक्षा के राजा राम मोहन राय में वे कहते थे कि व्याकरण की बारीकियों और वेदांत, मीमांसा तथा न्याय को कंठस्थ करते नवयुवकों को अनेक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन ही कई सालों का समय नष्ट हो जाता था। ये कथन किनका, तो राजा राम मोहन राय के। बिल्कुल सही है। मौखिक रूप से क्या होता था, गुरुकुल में विद्यार्थियों को पढ़ने दिया जाता था और वेद रटते थे, वेदांत पढ़ते थे, बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, जो दैनिक जीवन के प्रयोग में नहीं आते थे, केवल जीवन जीने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि समय के अनुसार परिवर्तन लाना जरूरी। हाँ, मैं मानता हूँ कि रामायण से ब्रह्मशास्त्र की अनेक शिक्षा थी, लेकिन आप लेना चाहेंगे तब तो उससे, ठीक है। भारत में केवल इसके मीमांसा ही नहीं था, यहाँ पे दर्शन शास्त्र, वस्तु शास्त्र, अनेक शास्त्र लिखी जा चुकी है और आज भी लिखा हुआ है। अब रामायण के संस्कृत के श्लोकों में, संस्कृत के माध्यम से ही तो आज परमाणु बम का आविष्कार हुआ। भले यह क्या हुआ, उतना डायरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अंग्रेजों ने, और फिर इंग्लिश को फिर संशोधन करके अपनी भाषा में फिर उसको परमाणु बम आविष्कार किया गया। ठीक है। और सबसे बड़ा मूर्खता जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1945 ईस्वी में, तो यहाँ पे एक हिटलर जो था, जर्मनी का रहने वाला, सबसे बड़ा मूर्ख मैं मानता हूँ। कैसे? क्योंकि वहाँ जितने भी यहूदी थे उनको डायरेक्ट वो क्या करता था, जमीन में गाड़ देता था। इसका उद्देश्य क्या था, यहूदियों को मारा बहुत ही एथी से, लेकिन शायद वो भूल गया किसी भी साहित्य की या किसी भी समाज में, सभ्य समाज में, किसी भी देश में पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी का इज्जत करना, उसके ज्ञान को बढ़ाना, उसके ज्ञान के वैल्यू को समझना बहुत बड़ा मकसद होता है। और राष्ट्र हित के लिए यह निर्णय बहुत ही अच्छी होती है। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति का वैल्यू नहीं देता है, उसका विनाश निश्चित है। हिटलर ने भी उसी तरह किया। यहूदी जितने भी वैज्ञानिक थे वे सब क्या थे, यहूदी थे। वे सब लास्ट में देख लिए कि हिटलर की रीति रिवाज, हिटलर की विचारधारा से इन लोग दुखी होकर के अमेरिका में शरण ले लिए और वहीं पे जा कर के परमाणु बम की जो परीक्षण कर रहे थे, रेडियम वगैरह या यूरेनियम की, उस पर शोध चल रही थी। तो ये सब क्रिया जो है सो बहुत पहले से ये लोग चला रहे थे, वैज्ञानिकों लोग ने। ठीक है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध देख लिया हिटलर की भाषा, हिटलर की मनोदशा, तो इन लोग ने अमेरिका में जाकर के शरण ले लिए और वहीं पे जाकर के फिर परमाणु बम का परीक्षण करते हैं। इसी के संदर्भ में, ठीक है, इसमें समाज के अच्छे सदस्य नहीं बन सकते। इन विषयों के स्थान पर उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित आदि का प्रयोग देना उचित समझा। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। ये अंग्रेजों के भी साथ दिए थे, बिल्कुल सही थे, क्योंकि अंग्रेज जो थे वह शिक्षा पद्धति लाना चाह रहे थे आधुनिक। सन 1934 में
मैकाले भारत पहुंचा था, तो पश्चात शिक्षा के विरोध को काफ़ी बल मिला। जब मैकाले आया 1834 में, ठीक है, तो वह शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किया अपने, और इतना समृद्ध बना दिया कि बहुत आज तक ले जो शिक्षा हमें कॉलेजों में मिल रही है, तृतीय वर्ष का, 3 वर्ष का, ये सब मैकाले अंग्रेजों का ही देन था। पहले बीए जो था वो 2 वर्ष की ही पाठ्यक्रम हुआ करती थी। लॉर्ड बेटिंग ने मैकाले का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया। संस्कृत, अरबी, फारसी को दिए जाने वाले अनुदान बंद कर दिया। अनुदान एक राशि होती है, ठीक है, जैसे स्कूलों में अभी स्वेटर और कपड़ा के लिए, ठीक है, और खाना जो लंच में खाना दिया जाता है, खिचड़ी वगैरह, तो अनुदान राशि के सहयोग से ये सब प्राप्त की जाती थी। उसी प्रकार अनुदान दी जाती थी, ठीक है, किसके लिए? अरबी फारसी को के लिए। लेकिन ये क्या किया? बंद कर दिया। छात्रवृत्ति भी मिलती थी, वह भी समाप्त कर दिया। और संस्कृत अरबी की पुस्तकों को छपने पर भी रोक लगा दिया। किसने? तो लॉर्ड बेटिंग मैकाले ने। देखिए, इसका कहना था कि इससे कभी भी भारतीयों का उद्धार नहीं हो सकता था। पर इसके बाद फिर एक अफसर आते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड, को यह स्थिति स्वीकार नहीं हुआ। वह फिर से क्या हुआ? छपखाना, संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों को छापने का ऑर्डर दे देता है। यह हिंदी साहित्य की क्रांति आ जाती है, ठीक है, क्योंकि एक तो संदेश पहुंचाते थे इस माध्यम से, साहित्य लोग अपनी भावना को जनता के पास रख देते थे, अंग्रेजी। दूसरा यह हुआ कि संस्कृत अथवा अरबी फारसी में, तीसरा बोलचाल की भाषा में। अभी भी देख रहे हैं विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी वैसे भाषाओं से ली जाती है। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर ही, और जो सबसे 1 to 5 में होता है, वह क्षेत्रीय लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय लैंग्वेज में जिस बच्चों को शिक्षा आप देंगे वह निर्भय होकर के पढ़ेगा और अपनी ज्ञान की क्षमता को अर्जित कर पाएगा। इसीलिए इन्होंने भी इस बात को समझा था। इसीलिए पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय लैंग्वेज, अनुसरण, अनुकरण इत्यादि चीज़ों पर बल दी जाती है। स्कूल की शिक्षा माध्यमिक, विश्वविद्यालय की शिक्षा अंग्रेजी में, बोलचाल की भाषा बंगला, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि चीज़ों में देने का अनिवार्य कर दिया। यातायात के साधन। दूसरे और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ के उद्योगपति के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई। खपत कहाँ करें? कारखानों के लिए कच्चा माल कहाँ से लावें? तो भारत की बाजार इनको सबसे अच्छा दिखाई दिया। यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे, 5 रुपया में ले जाते थे और 50 रुपये में फिर यहीं ला करके बेचते थे। इतने यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया। किसने? तो अंग्रेजों में। देखिए, अंग्रेज भारत पर शासन किए तो इसका जिम्मेवार केवल अंग्रेज नहीं है, इसके दोषीवार हम लोग भी हैं, ठीक है, बात को समझेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को यदि आप जगह देंगे, माछी खोजे घाव, आदमी खोजे जगह, इस तरह की एक कहावत है, बिल्कुल सही है। ये सब जो हमने शासन करने का, राज करने का जो समय दिया अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डच का, ये भारतीयों ने दिया, न कि उन लोग ने। ये सारा के सारा दोषीवार भारतीय थे। लॉर्ड डलहौजी ने खेल निर्माण योजना मूल निहित था, वह आर्थिक लाभ के लिए रेल पटरियां का निर्माण भी करवाया 1953 में। देखिए, रेल पटरियां बिछवाने का इनका मेन उद्देश्य क्या था? यहाँ के कच्चे मालों को ले जाना, यातायात की साधन होगा तब तो अधिक बिक्री होगा बाजारों में और लोगों को तक पहुँचेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया? रेल पटरियां बिछाया। और जितने भी कार्य कर रहे थे वो सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे। भारत को लूट करके ये सब क्या कि इंग्लैंड, ब्रिटेन ले गए। यहाँ पे इनका कोई मकसद नहीं था। यदि पुल भी बनाए, ट्रेन बिछाए, स्कूल खोले, तो इनका मेन मकसद था लूटना। प्रेस और जनमत पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया, फिर से चालू किया। फर्स्ट में देखते हैं किसने स्टार्ट किया। भारतवर्ष में मुद्रण स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों का। सन 1550 उन्होंने मुद्रण यंत्र मंगवाया, और मुद्रण यंत्र मंगवाने के कारण उनका मकसद कुछ और था, ठीक है। क्या था वो भी समझेंगे बाद में। इसके लिए आपको थोड़ा धीरज रखना है, एक साथ चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंबई में मुद्रण का कार्य प्रारंभ हो गया। क्या? मुद्रण का कार्य, ठीक है। इसके अलावा 18वीं शताब्दी
18वीं शताब्दी मद्रास, कलकत्ता, हुगली, बम्बई आदि स्थानों पर क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गया। हाँ, अपने देश के संदर्भ में पत्र पत्रिका निकालने वाले पहले राजाराम मोहन राय थे। कब निकाले थे? तो 1821 ईस्वी में उन्होंने सहयोग के संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका निकालते हैं, जो साप्ताहिक बंगालिक पत्र था और प्रकाशन करवाए तथा सती प्रथा के संबंध में। ठीक है। इसके पहले श्रीरामपुर मिशन के तत्वाधान में 2 पत्र निकले थे, समाचार दर्शन और एक दिग्दर्शन। ऐसे कहा जा जिसमें परंपरावादी का समाज अनेक विरोध हो गया। अब राजाराम मोहन राय के प्रति क्या हुआ कि इनका जो था समाज विरोधी बन गया। ठीक है। इसीलिए राजाराम मोहन राय को अनेक समस्याओं को भी झेलना पड़ता है, और इतना ही नहीं, इन पर कभी कभी हमला भी हो जाता था। यहाँ के लोग जैसे विधवा विवाह, ठीक है, अब विधवा विवाह हो जाता था तो इनको जो जितने भी औरत थे तो लोग इनको क्या करते थे, अपने अनुसार प्रयोग करते थे। ठीक है। बाल विवाह, तो बूढ़े भी 80 बरस 60 बरस के लोग क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चियों से शादी कर लेते थे। अब ये सब तो क्या करेंगे, ये सब तो विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि किसी का दुकान चल रही है, किसी का इससे लाभ हो रहा है, और उस चीज़ को राजाराम मोहन राय क्या कर रहे थे, समाप्त कर रहे थे। इसीलिए इनको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था। ठीक है। इसके पहले दिग्दर्शन और ये सब तो पत्र निकल रहे थे। 1822 में बम्बई समाचार निकला और प्रारंभ हो गया। 1830 में बंगदूत पत्र की नींव रखी गई। 1826 में उदंत मार्तंड प्रकाशन किया गया, जो भारत का प्रथम प्रकाशन माना जाता है। ब्रेमनिकल मैगजीन का प्रकाशन हुआ। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, फारसी भाषा का भी प्रेरणा से 2 पत्र निकले, जामा ये जहां नुमा और मीरत उल अखबार। ठीक, कभी भी पूछेगा कि फारसी भाषा के नाम से कौन सा पत्र निकला, तो जामा ये जहां नुमा और मीरत उल अखबार। देखिए, उस समय के जितने भी राजनेता हुआ करते थे वो सबको लेकर के चलते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसीलिए अनेक भाषा में जो पत्र पत्रिका निकलते थे, ताकि हर लोगों तक अपनी भाषा अपनी विचार को रख सके। 1834 में प्रजामित्र आया। समाचार सुधा वर्जन 1854 ईस्वी में छपी है। 1799 में लॉर्ड वेलेजला स्वतंत्रता समाप्त कर दी। मतलब प्रेस पर जो छपने का स्वतंत्रता था, आज़ादी था, उस आज़ादी को इसने क्या कर दिया, रोक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। 1818 में हेस्टी ने इस प्रेस संबंधी नियमों को क्या किया, हटा दिया। ठीक है। क्यों हटा दिया? इससे बहुत चीज़ों का उससे नुकसान भी होता था लोगों को। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इस पर प्रेस चालू रखे। बम्बई में गुजराती तत्वाधान में 1822 ईस्वी में बम्बई समाचार निकला प्रारंभ हुआ। अब बंगदूत पत्र नींव डालने वाले द्वारका नाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजाराम मोहन राय थे। कौन सा पत्र? तो बंगदूत। ठीक है। बहुत ही ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप सभी लोग नोट कर लेंगे। राजाराम मोहन राय भारतीय जागरण काल के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, जो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और इस तरह से क्या किया, एक नई देश की रचना करते हैं और देश की गति को आगे बढ़ाते हैं। जैसे प्रगतिशील व्यक्तियों ने 1830 में बंगदूत का नींव डाल देते हैं। उदंत मार्ता 1826 ने ये सब बता ही दिया हूँ, ये ध्यान रखेंगे। प्रेस पर रामचंद्र दत्त के अनुसार संवैधानिक ढंग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का संघर्ष शुरू कर देते, वो लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि जो थे प्रेस पर भी तो रोक लग दिया था। उसके बाद वे लॉक, हुर्मू और रूसों से प्रभावित थे। कौन? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जो अरबी फारसी के पर इनका गहरा छाप था। मतलब बहुत बड़े विद्वान थे अरबी और फारसी का। और वो किससे प्रभावित थे? तो रूसों से, हुर्मू से और लॉक से। ये 3 व्यक्तियों से उनका विचार मिलता था, इनसे बहुत ही वे प्रभावित थे इनके विचार से। अब यहाँ पे 1799 वेलेजरियन प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। इसका मेन कारण बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। भारत तेंदुए युग का अध्ययन करते हैं। अब अरबी फारसी आज से 150 साल पहले ही व्यक्तियों ने रूढ़ियों से लड़ना स्टार्ट कर दिए थे। देखिए, एक चीज़ नोट कर लेंगे कि राजा मोहन राय, ठीक है, ये कितना आज से 150 नहीं बल्कि 200 साल, अभी 2025 चल रहा है, 24 चल रहा है, तो आज से 200 साल हो गए। कितना? 200 साल पहले। जरा सोचिए कि
कैसे व्यक्ति थे, कितना अच्छा उनका दूरदृष्टि विचार था कि 200 साल पहले ये इन चीज़ों से लड़ना प्रारंभ कर दिए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना लगभग 1817 से 1905 के बीच में और केशव चंद्र ने 1838 से 1984 तक आगे बढ़ाया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। केशव चंद्र सेन बहुत कुछ प्रयोगवादी थे। उन्होंने ब्रह्म धर्म के प्रसार के लिए दूर दूर तक यात्राएं की। प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इनके प्रमुख उन्नायक महादेव गोविंद रनाडे होते हैं। किनका? प्रार्थना समाज का। रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना होते हैं। इनकी देवासना के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में एथी करते हैं। और रामकृष्ण विवेकानंद इनके जो शिष्य होते हैं, किनका? तो रामकृष्ण मिशन का परमहंस का वो विवेकानंद होते हैं। 1893 में विवेकानंद क्या करते हैं? शिकागो जाते हैं और धर्म सभा में इनको बोलने की मौका मिल जाती है। कब? 1853 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। शिकागो कब गए थे? न्यूयॉर्क होराइंड ट्रिब्यून ने लिखा था कि विश्व धर्म संसद में विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता था कि वे एक महान देश में धार्मिक मिशनों को भेजना कितना मूर्खता समझे। ये कौन लिखे हैं? तो होराल्ड ट्रिब्यून नाम करके एक न्यूयॉर्क पत्रिका थी, उस पत्र में यह छपी हुई थी बात। जरा सोचिए। और आज हम सब भारतीय क्या करें? अपने ग्रंथों पर, अपने बहुत सारे पुराणों को पढ़ते ही नहीं हैं। केवल हम सभी लोग हिंदू कहलाने के योग्य हैं, बाकी उससे आगे कदम हम कभी बढ़ाए ही नहीं हैं। भारत तेंदु युग के 1867 में दयानंद सरस्वती बंबई में आर्य समाज की स्थापना के बाद वेदों के आधार मानकर संस्कृत के अन्य विद्वान, वाग्मी और अत्यंत मेधा, ठीक है, स्वामी दयानंद को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के लिए 1886 में दयानंद इंग्लो वैदिक की कॉलेज की भी स्थापना करते हैं। उनको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, यह सब नारा दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए, भारतीय संस्कृति को चौपट की जा रही थी, बर्बाद की जा रही थी। इतना ही जान लीजिए कि कोई ज़रूरत नहीं किसी भी राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए। आप उस राष्ट्र को संस्कृति या सभ्यता आदि बर्बाद कर देंगे तो वहाँ पे गोला बारूद परमाणु बम बिना पटके हुए वह देश क्या होगा? अपने आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में होता है। कब? 1875 ईस्वी में होता है। ठीक है, यह मद्रास वालास्तु और ओलाक्ट द्वारा न्यूयॉर्क में सबसे पहले होता है, उसके बाद भारत में होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होता है, मदाम ब्लाइग वस्तु और ओलाल्ट के द्वारा न्यूयॉर्क में। उसके बाद अन्य विद्वानों ने यह जब देखा तो धार्मिक परंपरा पर आधारित सोसाइटी ऑफ संस्थापना भारत में, ठीक है, 1879 ईस्वी में भारतवर्ष पहुंचा और 1882 में आयर, ठीक है, मद्रास में इसकी शाखा खोल दिए थे। इस संस्था की इंग्लैंड की शाखा संबंध श्रीमती एनी बेसेंट 1893 में भारत आ जाती। कब? 1893 में आई और सोसाइटी विकास की तनमन जुट गई। 1830 में धर्म समाज की स्थापना हो जाती है। सोसाइटी मतलब क्या था? समाज। ठीक है, देख रहे थे कि भारत का समाज जो बहुत ही रूढ़िवादी है, यहाँ पे बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। इन सभी चीज़ों से आगे उठने के लिए ये एनी बेसेंट वगैरह भारत आते हैं, लोगों की, यहाँ की लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए ही आते हैं। ठीक है, ये सब बात आप ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। अब बात करते हैं भारत तेंदु युग का। जिस टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1925 से 1945 संवत मानते हैं। यदि ईस्वी सन में पूछेगा दोस्तों तो 57 क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा 1925 में। मिश्र बंधु 1926 से 1945 ईस्वी मानते हैं। राम कुमार वर्मा 1927 से 1957 विक्रम संवत। रामविलास शर्मा 1925 से 1957 विक्रम संवत तक मानते हैं। इस और कवि वचन सुधा पत्र का प्रकाशन 1868 ईस्वी में, सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में होती है।
भारत तेंदुए युग का काव्य धारा को अध्ययन करेंगे। भक्ति काव्य धारा, श्रृंगार इस रस का काव्य था, और रीति निरूपक भी। 3 तरह के यहाँ पे काव्य लिखी गई, अर्थात कविता लिखी गई थी दोस्तों। अब ध्यान रखेंगे, भक्ति काव्य में वैष्णव भक्ति पर लिखा गया था, कृष्ण भक्ति पर, ठीक है, ऐसा नहीं, राम भक्ति पर, ये सब चीज़ों को मान करके भक्ति काव्य रचना की गई है। श्रृंगार काव्य में कृष्ण और राधा को मान करके लिखा गया था। ऐसा नहीं कि रीतिकाल की आप मान लेंगे, रीतिकाल में जिस प्रकार कवि रचना करते थे कविताओं की, वैसी रचना यहाँ पे नहीं होती थी रीति निरूपक में, ठीक है। और एक आता है रीति निरूपक, इन सभी को भी हम अध्ययन करेंगे। भक्ति काव्य काल के रचनाओं में रीवा नरेश रघुराज सिंह 1823 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से दोस्तों। 1879 का प्रमुख स्थान है। उन्होंने प्रबंध मुक्तक दोनों शैलियों में लगभग 28 कृतियाँ लिख दी हैं, ठीक है। कृतियाँ मतलब रचना भारत युग के परिधि में भी आ जाती है, जैसे सुंदर शतक, पत्रिका, रुक्मणी परिणय, आंध्रीमद भागवत, महामत्य, ये सब भारत तेंदु पूर्व काल की कृतियां हैं। लेकिन क्या है, भारत तेंदु की परिधि में भी आ जाते हैं, क्योंकि भारत तेंदु युग में आधुनिकता की ओर विशेष ध्यान दिया गया। तो हो सकता है कि इनके पत्र, इनकी कहानियों में इनके युग की जो भी काव्य लिखी गई है वो मिलता जुलता होगा। नारी के बारे में हर तरह की शिक्षा यदि नहीं दी जाएगी तो फिर आधुनिकतावाद कैसे कहा जा सकता है। आधुनिकतावाद हमें यह बताती है कि ऊंच नीच नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, ठीक है, उसी को हम आधुनिकता कह सकते हैं। भारत तेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास। जब ये सब आधुनिकता भारत तेंदु युग आया तो अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने यह प्रावधान कर दिया कि सभी को शिक्षा प्राप्त, समान अधिकार हो, नारी हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। इसीलिए क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद आधुनिकतावाद का शुरुआत मानते हैं, उससे पूर्व ही मान चुके हैं विद्वानों ने। भारत तेंदु के पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास, बहुत बड़े कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका कृति 1833 से 1860 द्वारा लिखित कृत है, राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, जरासंध वध। कभी भी पूछेगा कि भारत तेंदु के पिता का कृति कौन कौन है या कौन सा है इनमें से, तो गोपाल स्रोत, जरासंध वध और राधा स्रोत, ये टिक लगाएंगे, ठीक है। भारत तेंदु युग में राष्ट्रीयता के लेखक के कवि का भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इतने मेहनत और इतने ध्यान से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ों से, इन बिंदुओं से ऊपर उठ करके शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यूट्यूब का एक लोगरिथम है जिसे हर कोई को फॉलो करना पड़ता है, चाहे आप हो, हम भी पढ़ते हैं, तो अनेक यूट्यूबर का, अनेक शिक्षकों को हम सब्सक्राइब करते हैं और राष्ट्रीयता के लेखक की कवि को अब अध्ययन करेंगे। बहुत सारे कवि हो जाते हैं। भारतीय वीरों की प्रताप, छत्रमाल, शिवाजी आदि के क्षेत्र में विशेष बुंदेलखंड, महाराष्ट्र की रक्षा के लिए जिस तत्परता और वीरता का परिचय दिया, भूषण प्रवृत्ति कवि क्षेत्रीय भावना अर्थात संकीर्ण राष्ट्रीयता से ऊपर उठ नहीं सके थे। उस युग में क्या हुआ, भारत तेंदु युग में इन्हीं चीज़ों पर लिखी गई। किस किस पर, अर्थात वीरता का जिक्र किया गया, राष्ट्रीयता का, और इससे आगे कभी इसे फिर नहीं सोच पाए, ठीक है। पर राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके राधा चरण गोस्वामी लिखते हैं, हमारा उत्तम देश हमारा, धन्य भूमि है भारत, समरतन उपजाने प्रेम घन का है। इस तरह से देख तो उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का भी प्रकाश डाला गया। भारत तेंदु युग में कवियों में इतिहास और गौरवशाली पृष्ठों को स्मृति तो अनेक बार दिलाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा, परंतु अंग्रेजों को विचारधारा उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताओं से प्रेरणा ली है। कुछ भारतीय साहित्य थे वो अंग्रेजों के, ठीक है, अंग्रेजों की कविताओं से भी इन्होंने प्रेरणा ली, जिसका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके वे संपूर्ण राष्ट्र के नब्ज को टटोलने लगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे हुआ क्या कि लोक संगीत का भी प्रचलन शुरू हो गया। भारत तेंदु की विजयनी विजय वैजयंती, प्रेम धन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र का महाकवि
महापर्व, राधा दास का भारत बारामासा, विनय शीर्षक कविता देश में युक्त होने लगी थी। यहाँ पे एक पंक्ति है, भीतर भीतर रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। कितना सुंदर पंक्ति है। ये पंक्ति है राधा कृष्ण के द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। भारत युग की राष्ट्रीयता चिंतन धारा के दो पक्ष थे। कौन कौन? एक देशभक्ति, दूसरा राजभक्ति। कभी भी पूछेगा कौन कौन चिंतन धारा के दो पंक्तियां थे, तो देशभक्ति और राजभक्ति। प्रथम पक्ष में हिंदुस्तान का गुण किया गया। दूसरा पक्ष में जजिया कर लगाने वाले अंग्रेजों के शासनकाल में प्रजा मित्र के सुख समृद्धि के मुक्तक कण से प्रशंसा की है। जजिया कर लगाने के बाद यहाँ पे अंग्रेज जाते जाते लोग यहाँ पे क्या किए, उनकी प्रशंसा में कविता भी लिखे हैं। मतलब अंग्रेजों से ज़्यादा प्यार था, जिनको लाभ था, ठीक है, वो सब देखे। यहाँ पे कवि क्या करते थे, जो चीज़ देखते थे उसी के बारे में यहाँ पे रचना करते थे अपनी कविता के माध्यम से। अब देख रहे थे कि यहाँ से अंग्रेज तो जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी उनकी सेवा कर रहे हैं लोग, ठीक है, उनकी आगे झुक रहे हैं। होता क्या था, बहुत बड़े जो भूमि के मालिक होते थे, जमींदार होते थे, उनको छोड़कर अंग्रेज जो थे उनको दे करके जा रहे थे, तो फर्ज बनता था उनकी सेवा करना जाते जाते, ठीक है। और बहुत सारे जमींदार क्या थे, बाद में फिर इसके जमीन का क्रय विक्रय करने का मौका मिला, मतलब बेचा और उससे धन इकट्ठा किया है, ठीक है। और यदि कहावत है कि जिसका नमक जो खाता है उसका गुणगान तो गाता ही है, तो वही चीज़ यहाँ के लोगों ने किया। इसीलिए यहाँ पे दो पक्ष भारत तेंदुलकर राष्ट्रीय चिंतन धारा में रखे हैं, एक देशभक्ति का और एक राजभक्ति का। राजभक्ति मतलब अपने राज करने के लिए, और एक होता देश के लिए जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं, पूरे सभी देशवासियों के बारे में, हित के बारे में सोचना। राजभक्ति परक कविताओं में भारत तेंदु, भारत भिक्षा, विजय विलारी और रिपनाष्ट इत्यादि है। प्रेम घन की हार्दिक हस दर्शा स्वागत, राधा कृष्ण दास का मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि, जुबली और वेजेनी विलाप उल्लेखनीय है। ये सब जितने भी लिखे गए हैं ये सब अंग्रेजों के पक्ष में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के पक्ष में। क्यों? देखिए, जो चीज़ ये सब साहित्यकारों को ये सब अच्छा नहीं लगता था। जय जय परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के सुशासन के प्रति आभार प्रकट किया गया। किसके? तो अंबिका दत्त व्यास के पर, ठीक है। उन्होंने एक कविता लिखी थी, जय जय परमेश द्वारा रानी, तो इससे ये व्यंग था, ठीक है, क्या था, व्यंग था। जरूरी नहीं कि तीर सामने से ही मारा जाए। भगवान श्री कृष्ण क्या किए थे, रथ पर रह करके युद्ध को क्या किए, विजयी बना दिया। भक्ति भावना कविता, निर्गुण भक्ति, स्वदेश अनुराग, समन्वय, ईश्वर भक्ति और वैष्णव भक्ति, ये तीन तरह की यहाँ पे भक्ति धारा प्रफुल्लित हो चुकी थी, फली फूली रही थी। निर्गुण भक्ति का, स्वदेश अनुराग, समन्वित ईश्वर भक्ति और वैष्णव भक्ति, ये तीनों धारा यहाँ से निकल चुकी थी। किसमें? तो भारत तेंदु युग में। कवि अल्पज्ञात हरिनाथ पाठक 1843 से 1904 ईस्वी, अक्षय कुमार द्वारा परिणीत रसिक विलास रामायण, तोताराम द्वारा 1848 से 1902 ईस्वी की राम रामायण राम भक्ति के संदर्भ में उल्लेखनीय रचना करते हैं। श्रृंगारिक की बात करें तो भारत तेंदु और अनेक समकालीन कवियों ने रस की काव्य की आत्मा मान करके अपनी रचनाओं की विधि रस अनुभूति भावना किया है। रीतिकालीन कवियों का अनुसरण करते हुए सामान्यतः उन्होंने कृष्ण कथा के संदर्भ में प्रेम सौंदर्य का वर्णन किया है। रीतिकाल से यह अलग था, वहाँ पे राजा का सौंदर्य किया जाता था, पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण का, ये सब को एक केंद्र में रख करके रीतिकाल की कवियों का अनुसरण नहीं किया, ठीक है, सौंदर्य का वर्णन किया। प्रताप मिश्र ने अतिरिक्त प्रायः सभी मुख्य कवि श्रृंगार वर्णन और उन्मुख रहे हैं। प्रताप मिश्र के अलावा, ठीक है, कभी भी पूछेगा तो आप याद रखेंगे नाम को, प्रताप नारायण मिश्र। प्राकृतिक चित्रण की बात करें, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य स्वच्छंद वर्णन भारत तेंदु युगीन कविता का अंगीभूत विशेषता है। जैसे भारत तेंदुकृत बसंत होली, अंबिका दत्त व्यास पावस पचासा,
गोविंद गिला भाई षड़ ऋतु इनका ही रचना है। हास्य व्यंग भी यहाँ पे लिखी गई। केवल साहित्य ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में व्यंग के माध्यम से लोगों को जगाते थे। भारत तेंदु युग में हास्य व्यंग की कविता प्रचुर मात्रा में रचना हुई। पश्चिम सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि का पर व्यंग भारत तेंदु युग का योगदान सर्वाधिक रहा है। उनकी व्यक्तियों का 3 भाग में बांटा गया: पिरोडी, स्यापा, गाली। परोडी जो बंदर सभा गीतों की रचना उन्हें उर्दू नाटक में किया। इंदर सभा गीतों की रचना पैरोडी के रूप में किया। समधिन मधुमास की रचना गाली नामक व्यंग गीतों में शैली में की गई है। यह सब आपको ध्यान रखना है। समधिन मधुमासा की रचना गाली नामक चीज से की गई। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख प्रेमघन स्वरस हास्य बिंदु शीर्षक प्रकरण की समस्या से लिखी गई थी। रीति निरूपक के बाद रीति के बारे में, क्योंकि हमने टॉपिक दे दिया हूँ तो उसे बताना मेरा फर्ज है। ऐसा विस्तार से मैं बता रहा हूँ कि आपकी सफलता में कोई रोकेगा नहीं यदि मन से पढ़ेंगे तो रीति निरूपक में पद्धति की प्रति भारत तेंदु पूर्व काल की कवियों की क्रमशः छीन होती गई और अभिरुचि का परिणाम यह हुआ कि भारत तेंदु युग में केवल नाम मात्र की लिखी गई। जैसे लच्छीराम, बाणभट्ट, कविराज, मुरादीदान और बाल गोविंद मिश्र ने इस दिशा में अंकित योगदान दिया है। किसमें? तो रीति निरूपक काव्य में। ठीक है। लच्छीराम 1841 से 1904 ईस्वी में मुख्यतः अयोध्या नरेश मानसी द्विवेदी के आश्रय में काव्य की रचना करते हैं। रीति निरूपक, ठीक है। अयोध्या से नरेश मानसी द्विवेदी के आश्रय में काव्य की रचना की, किंतु उन्होंने अनेक नाम का ग्रंथ रचना करते हैं। महेश्वरी विलास मुख्य रूप से नायिका भेद संक्षेप नवास का विवेचन किया गया है। रामचंद्र शुक्ल भूषण अलंकार शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है तथा राव नरेश्वर कल्पतरु 1890 में लगभग काव्यांग निरूपणी कृति है। यह सब बातें आपको हमेशा यहाँ से ध्यान रखने की जरूरत है। ये हो गया, हमने बता दिया सभी टॉपिक को। समस्या पूर्ति क्या होता है? भारत तेंदु में गृहीत रीतिकालीन काव्य शैली में समस्या पूर्ति पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। समस्या पूर्ति क्या है? कवियों की प्रतिभा रचना शैली को परखने के लिए कवि गोष्ठी और कवि समाज के कठिन से कठिन विषयों पर समापूर्ति कराई जाती थी। यहाँ पे समस्या पूर्ति इसलिए करवाई जाती थी, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे क्लास में, ठीक है, क्लास में होता क्या था कि अंतराक्षरी खेली जाती थी। जैसे कोई भी व्यक्ति शुरुआत करता था, ठीक है, तो उस पंक्ति के अंत में र, म या कोई भी अक्षर आता था, वहीं से उसे कोई एक कविता, गाना या दोहा वगैरह बोलने के लिए दिया जाता था। तो वो समस्या पूर्ति ही अंतर्गत आएगा। समस्या पूर्ति में थोड़ा सा अंतर क्या था कि इसमें अपने मन से, अपनी इच्छा से, ठीक है, अपनी बौद्धिक क्षमताओं से रचना करते थे कवि लोग, ठीक है, कविता का। लेकिन अंतराक्षरी में वैसा बात नहीं था। भारत तेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा कानपुर में रसिक समाज की स्थापना होती है। नए कवियों का इसमें यथेष्ट उत्साहवर्धन होता था। कानपुर के रसिक समाज में पपीहा जब पूछे पीवा कहाँ, यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा पूर्ति की गई, जो कितनी हृदय स्पर्शी थी, बहुत ही हृदय में जाकर के लोगों को बैठ गया। वहाँ पे बहुत सारे विद्वान होते थे और वो सबको मंच पर आमंत्रित करते थे, जिससे आने वाली पीढ़ियों में वो देखते थे कि कौन सा कवि इस लायक होगा, आने वाली पीढ़ी को बताएगा। तो वहाँ पे समस्या पूर्ति रखी जाती थी। अनेक संस्था बनाई गई, ठीक है। तो इनको दिया गया था प्रताप नारायण को पपीहा जब पूछी पीवा कहाँ। तो यह उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से रचना करके बताते। मन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बैले नाही ना हार। ये थे नोट। भारत तेंदु ग्रंथावली में भारत तेंदु की समस्या पूर्ति का संग्रह किया गया है। किसमें? भारत तेंदु ग्रंथावली में। कभी भी पूछेगा तो आप याद रखेंगे। पिया पिहारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नाही मानती,
की भारतेंदु पूर्ति की गई थी। काव्य अनुवाद। मौलिक काव्य की रचना के संदर्भ में भारतेंदु युग के कुछ कवियों का ध्यान संस्कृत और अंग्रेजी के काव्य अनुवाद की ओर भी गया। इस दिशा में सर्वप्रथम उल्लेखनीय कृति राजा राम लक्ष्मण सिंह का है, जो 1826 से 1996 के द्वारा अनुदित रघुरसम 1877 में रचना करते हैं। अनुदित है, ठीक है। मेघदूत 1881 से 1883 भाव तरन की सरसता शैली, ललित शुद्ध स्वच्छंद बजभाषा असेवय छंद में प्रयोग किया गया है। किसमें? भाव तरन। भारतेंदु हरिश्चंद्र में नारद भक्ति सूत्र, किसमें? नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य की भक्ति सूत्र के तंदीय सर्वस 1874, ठीक है। भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षकों का अनुदित किया गया था। पक्ष। कला पक्ष क्या होता है? कला मतलब होता है जो आप कोई कला के अर्थ समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे कोई डांस करता है, नाचता है, गाता है, तो ये कला है। कलाकार के द्वारा जो भी प्रस्तुत की जाती है उसे कला बोला जाता है। भारतेंदु युग के विषय में सामान्यतः धारण यह है कि इस काल के कवियों ने काव्य शिल्प की तुलना में काव्य वर्ण पर अधिक ध्यान दिया। काव्य रूप की दृष्टि से भारतेंदु युग कवियों की प्रधानता मुक्तक काव्य की रचना की गई। हरिनाथ पाठक की श्री ललित रामायण, प्रेम घनकृत, जीर्णत जनपद, मयक महिमा अपूर्ण है। किनका? प्रेम घन का। कौन सा? मयक महिमा जो है से अपूर्ण मानी जाती है। भारतेंदु रसा नाम से और प्रेम घन अब्र नाम से लिखते थे। क्या चीज? तो उर्दू में गजल आदि चीज़ों की रचना करते थे। प्रेम घन अब्र नाम से, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जगमोहन सिंह द्वारा रचित लावण्य दृष्टि उर्दू के सियापा, बंदर सभा प्रभृति व्यंग नीतियों से भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित एक नवीन शैली का परिचय मिलता है। ठीक है। व्यंग नीति, व्यंग तो करते थे, बात को डायरेक्ट नहीं रखते थे, वो थोड़ा सा घुमा देते थे, ऐसे जाते थे थोड़ा सा ऐसे घुमा देते थे, लेकिन चोट तो उतना ही लगेगा, घुमा हुआ रहेगा। जैसे यदि तीर चलाएंगे थोड़ा सा मुड़ने से क्या प्रभाव, इस तरह से वो समझाते थे लोगों को। इसका एक सर्वभाविक परिणाम यह हुआ कि उर्दू कविता का वांगपन का समावेश हिंदी काव्य में भी होने लगा। फूलों का गुच्छा जो उर्दू मई हो गई, क्या हो गया? फूलों का गुच्छा उर्दू मई में लिखी गई थी। प्रमुख कवि इस युग के, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में और मृत्यु 1885 में होती है। कविवर हरिश्चंद्र इतिहासकार के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद वंश के परंपरा में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता बाबू तोताराम गोपाल चंद गिरधर दास भी उनके समय में प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें कवित्व प्रतिभा और सर्वतोमुखी रचना क्षमता उनके अंदर में था। वे बहुत बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पूरा नाम था भारतेंदु। 1880 में भारतेंदु को उपाधि मिलती है पत्रकारों और साहित्यकारों के द्वारा। ध्यान रखेंगे, कभी भी कोई पूछेगा भारतेंदु की उपाधि कब मिली, तो 1880 में। ठीक है। वो सरमुख प्रतिभा के बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे हरिश्चंद्र जी भारतेंदु। उनके कार्य को देखते हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किया भारत के लिए, लोगों के लिए। तो भारत काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना करते हैं, और दूसरा है कि कविता वर्धनी सभा की भी स्थापना करते हैं। तीसरा तंदीय समाज की स्थापना करते हैं। चौथा पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना करके भारत के लोगों को एक नई दिशा देते हैं। भारतेंदु में विजयनी विजय पताका की रचना अंग्रेजों के मिस्र पर विजय की खुशी में लिखी है। नए जमाने के मुकरियों का प्रारंभ भारतेंदु के द्वारा ही की जाती है। आधुनिक युग मुकरी लिखने वाले कौन थे? तो भारतेंदु ही हैं। बद्री नारायण चौधरी 1855 से 1922 ईस्वी इनका समय सीमा रहता है। रसिक समाज 1874 में मिर्जापुर में संस्थापक आनंद कंदामनी नागरी नीरद पत्रिका का भी संपादन करते हैं बद्री नारायण चौधरी जी। इनका कृति है भारत सौभाग्य, हार्दिक हर्षदर्श, भारत बधाई, कजली कंदामनी, प्रयाग रामागमन, वीरंगना रहस्य, नाटक आदि, अरुणोदय। ठीक है। प्रताप नारायण चौधरी 1856 से 1894 ईस्वी ब्राह्मण हिंदुस्तान पत्र के संपादक, हिंदू हिंदुस्तान के समर्थक थे। प्रताप नारायण चौधरी हास्य व्यंग परक निबंधों एवं अन्य
निबंधों के कारण ख्याति काफ़ी है। इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन प्रताप लहरी है, ठीक है, प्रताप नारायण चौधरी का। रचना की बात करें, अल्लाह, हठी हमीर, बन की बहरा, त्रिवता ताम, निबंध, नेविन कली, कौतुक रूपक, काली भाव, नाटक, भारत दुर्दशा, गो संकट नाटक है, गो संकट एक नाटक है, रस खान शतक, श्रृंगार विलास, मानस विनोद, ठीक है, ये सब प्रताप नारायण चौधरी का रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह का समय सीमा 1857 से 1899, ठीक है। जगमोहन सिंह वेदांत सूत्रों की व्याख्यार, जगमोहन सिंह के काव्य मूल्य वर्णन, विषय और श्रृंगारिक वर्णन, प्राकृतिक का चित्रण है। 3 क्षेत्रों में इन्होंने किया, विषय वर्णन, श्रृंगारिक वर्णन और प्राकृतिक चित्रण की ओर ध्यान दिया, ठीक है। वेदांत सूत्रों को व्याख्याकार के रूप में भी जाने जाते हैं, कौन? ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है। भारत तेंदु युग के एकमात्र कवि जिन्होंने मानव सौंदर्य के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ समन्वय किया। उनकी रचनाओं में विधायक क्षेत्र के प्राकृतिक मनोरम चित्रण मिलेगा आपको पढ़ने को, जैसे श्याम सरोजनी, मेघदूत, प्रेम संपत्ति लता, ऋतु संहार, कुमार संभव, प्रेम हजारा, ज्ञान प्रदीपिका, हंसदूत। नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्राकृतिक और मानव को दोनों को सौंदर्य के रूप में प्रयोग किए हैं, लाए हैं किन्होंने? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी इनका समय सीमा रहता है। पीयूष प्रभाव पत्र वैष्णव पत्रिका के संस्थापक, भारत तेंदु सुखवी की उपाधि देने वाले कौन थे? अंबिका दत्त व्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ लगा लीजिएगा, ठीक है, हल्के में आपको नहीं लेना। रचना यदि बात करें, पावस पचासा, सुखवी सत्सई, हो होरी विहारी बिहार, आश्चर्य वृत्तांत, आनंद मंजरी, गणेश शतक, कौतुक पचासा, ये किनका? अंबिका दत्त व्यास जी का है, 1858 से 1900 ईस्वी तक। राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 इनका समय सीमा रहती है। भारत तेंदु युग के नाटककारों में चर्चित राधा कृष्ण दास रचनाएं प्रभावित है और कृष्ण भक्ति से, संप्रदाय से। रचना की बात करें, भारत बारहमासा, जो कि 12 महीना का वर्णन किया गया। देश दशा, निशा हिंदू, पूछेगा निशा हिंदू किनका है? तो राधा कृष्ण दास का है। उपन्यास है, दुखियन बाला महारानी, पद्मावती, धर्म लाभ, महाराणा प्रताप, ये सब नाटक जो है से राधा कृष्ण दास के द्वारा कृत की गई, रचना की गई है। राधा चरण गोस्वामी की बात करें तो 1858 ईस्वी 1925 ईस्वी इनका समय सीमा रहता है। भारत तेंदु युग के कवियों जिन्होंने भारत तेंदु नामक पत्र निकाला, इनके ब्रह्म समाज संबंधी हिंदू बाधा में प्रकाशित हुई थी। रचनाएं नवभक्तमाल, शिशिर सुषमा, भारत संगीत, विधवा विलाप। बालकृष्ण भट्ट 1884 से 1914 ईस्वी 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक करने वाले देशभक्ति विषयक राजनीतिक निबंध अत्यंत लोकप्रिय रचना है। काशी प्रसाद खत्री 1849 से 1991 ईस्वी इनका समय सीमा रहता है। और किशोरी लाल गोस्वामी का 1865 से 1932, ये सब भारत तेंदु युग के ही कवि हैं। अन्य कवि जैसे श्रीनिवास दास। अब बात करते हैं गद्य साहित्य, मतलब भारत तेंदु युग में हिंदी गद्य की बहुमुखी विकास का युग माना जाता है। इसके पूर्व गद्य लेखक राजा लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है, भारत तेंदु से पूर्व 1826 से 1896 मतलब तक रहते हैं। राजा श्री प्रसाद सितारेहीन, नवीन चंद्र, सरधाराम फिलोरी उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ हैं। इसीलिए भारत तेंदु पूर्व जो है सरधाराम फिलोरी को परीक्षा गुरु, तो क्या है, ये भारत तेंदु से पूर्व था, इसीलिए इसे क्या माना गया? प्रथम उपन्यास के रूप जाना जाता है। नाटक, हिंदी नाटकों का आरंभ भारत तेंदु हरिश्चंद्र में भी स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके पूर्व जिन नाट्य कृति की रचना हुए, प्रणय चंद्र चौहान द्वारा रामायण महानाट्य 1610 ईस्वी में, लच्छी रामकृत करुणा भरण 1657 में, ठीक है, जो कि और इसी को नवजात कृत शकुंतला 1880 में, और महाराजा विश्वनाथ से कृत आनंद रघुनंदन, ये सब क्या है? नाटक है, ठीक है। तो यहाँ पे अनेक विधाओं के हमने चर्चा की थी कि अनेक विधा का प्रारंभ हो जाती थी। नाटक हो गया, निबंध हो गया, आलोचना हो गया, उपन्यास, सभी विधा जो है से भारत तेंदु से पूर्व कुछ भारत तेंदु में प्रारंभ हो गई थी। करुणा भरण
आप नाटक जब पढ़ाएंगे तो उस समय कुछ नाटक हैं, जैसे मौलिक नाटकों की बात करें तो हरिश्चंद्र ने 17 नाटक लिखे हैं, कुछ अनुदित है और कुछ मौलिक नाटक है। जैसे विद्या सुंदर जो नाटक लिखी गई है, ठीक है, 1868 में संस्कृत चौरपसिका का बांग्ला में अनुवाद किया गया है हिंदी में, ठीक है। रत्नावली 1868 में संस्कृत से अनुवाद किया गया है। पाखंड विडंबना 1872 कृष्ण पक्षकृत प्रबोध चंद्रोदय का ही किया गया। भारत में जितने भी हिंदी में जितने भी नाटक उपन्यास आए वो सबसे पहले अंग्रेज लोग आए हैं, ठीक, अंग्रेज से शुरुआत होती है, फिर अंग्रेज से बांग्ला में क्यों, उसके बाद हिंदी में। इसका मकसद क्या हुआ, देखिए अंग्रेज जो कहाँ आए थे, बंगाल में आए, तो बंगाल के लोगों ने क्या, वहाँ के साहित्यकारों ने उनसे प्रेरणा ली, सीखी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तीसरे अंक का अनुवाद है पाखंड विडंबना। धनंजय विजय 1873 में कांचन कविकृत संस्कृत नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद किया गया धनंजय विजय में। कपूर मंजरी 1815 में सटक कांचन का कृत संस्कृत नाटक तीसरे अंक का अनुवाद किया गया है। भारत जननी 1877 में नाट्य गीत है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद किया गया है। दुर्लभ बंधु जो 1880 में, क्या 1880 में, और 1880 में ही भारत तेंदु को उपाधि प्राप्त होती है। शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया गया है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवंती 1873 में यह प्रश्न है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, चंद्रावली 1876 में नाटिका है। विषम विश्वमध्यम 1876 भान है, क्या है, यह एक प्रकार का भान है। भारत दुर्दशा 1880 में नाट्य रासक है। नील देवी 81 में गीति रूपक है। अंधेर नगरी 81 में और सती प्रताप 83 में गीति रूपक है। प्रेम जोगनी 1875 में गीति ये सब क्या है, नाटिका के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे उपन्यास विधा का भी प्रारंभ हुई थी। तो भारत का प्रथम उपन्यास श्रीलाल निवास के द्वारा परीक्षा गुरु लिखी गई थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत युग में लेखकों को उपन्यास की रचना प्रेरणा बंगाल और अंग्रेजी के उपन्यासकारों से प्राप्त होती है। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास श्री लाला निवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु को माना जाता है, 1882 में लिखी जाती है। इस तरह से हमने नाटक, उपन्यास, सारे विधाओं के बारे में आपको बता दिया हूँ। आलोचना का भी यहीं पे प्रारंभ हो जाती है। जैसे हिंदी प्रदीप में 1877 से 1910 ईस्वी तक एक ऐसा पत्र निकला था जिसमें अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में लिखित सैद्धांतिक आलोचना है। ब्रजभाषा खड़ी बोली गद्य में भी लिखी गई थी आलोचना। भारत तेंदु युग में आलोचना का प्रारंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही हुआ। यह आधुनिक युग में आलोचना उत्कृष्ट उदाहरण इस काल का नहीं मिलता है। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ।